गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम एनसीईआरटी की चीजें जो बची हुई है दोनों चैप्टर की वो निकाल रहा हूं मैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो है एनसीईआरटी की जो चीजें दोनों चैप्टर की बची हुई वो निकालता हूं एक एक करके। जो बक्कल कैविटी जो है इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। जो बक्कल कैविटी का दूसरा नाम होता है ओरल कैविटी। ठीक है, स्टमक की शेप एस शेप होती है, सॉरी जे शेप होती है। स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है। जो ड्यूडिनम ये यू शेप का होता है। ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था वो यू शेप का होता है, स्टमक एस शेप का होता है। इसके अलावा ड्यूडिनम के अलावा सिकम में माइक्रोब्स मिलते हैं। सिकम जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है इसमें माइक्रोब्स मिलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जो चाइल्ड और चाइम क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है? जो स्टमक का एसिडिक फूड है इसको चाइम बोलते हैं। एसिडिक फूड ऑफ स्टमक। और इंटेस्टाइन के एल्कलाइन फूड को चाइल्ड बोलते हैं। एल्कलाइन फूड ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो एल्कलाइन फूड है उसको चाइल्ड बोलेंगे। स्टमक का एसिडिक फूड है इसको चाइल्ड बोलेंगे। एसिडिक फूड स्टमक चाइल्ड, एल्कलाइन फूड ऑफ इंटेस्टाइन चाइल्ड। स्टमक के अंदर एसिडिक फूड थोड़ा सा पार्शली डाइजेस्टिव भी है जो, और इंटेस्टाइन का फूड एल्कलाइन हो जाता है। जो अच्छा, साइकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को बोलते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी जूस बनेगा उसको साइकस एंटेरिकस बोलते हैं। इसी के अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं। जो साइकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं, जो इसी के अंदर इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं। जो रेक्टम में फेसिस स्टोर होता है। जो रेक्टम जो होता है स्टोर फेसिस, लैट्रिन जो है रेक्टम में स्टोर होता है। जो रेक्टम जो होता है इसमें फेसिस स्टोर होता है। इसके अलावा जिजुनम और इलियम, इसके अंदर जिजुनम में और इलियम में फूड अब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडिनम, जिजुनम, इलियम। जिजुनम और इलियम में फूड अब्जॉर्ब होता है। जिजुनम, इलियम इंटेस्टाइन के पार्ट है, फूड अब्जॉर्ब होता है। अच्छा, एक होती है इलियोसिकल वाल्व। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट का पार्ट इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सिकम है। तो सिकम में आते के साथ फेसिस बन जाता है। जो तो फेसिस इंटेस्टाइन में ना चला जाए उसके लिए वाल्व होती है। ये जो वाल्व है प्रेजेंट बिटवीन इलियम एंड सिकम। ये रोकती है बैक फ्लो ऑफ फेसिस। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आते के साथ फेसिस कहलाता है। जो और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सिकम है। सिकम से फेसिस कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम।
तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। सीकम का फूड फेसिस इलियम में ना चला जाए, सीकम का फेसिस इलियम में ना चला जाए, इलियोसिकल वाल होती है। गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल, ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में होती है। स्टमक के खाना ऊपर ना चला जाए, एलिमेंट्री बकल की में ना आ जाए, उसको स्टमक के खाने को ऊपर बैक में इसोफेगस में आने से रोकती है गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व। ठीक है। जो डीग्लूटेशन होता है, डीग्लूटेशन या स्वॉलोइंग, डीग्लूटेशन या स्वॉलोइंग, खाना निगलने को बोलते हैं डीग्लूटेशन या स्वॉलोइंग, ये पेरिस्टाल्सिस से होता है। खाना जो निगलते हो तो पेरिस्टाल्सिस से फूड, इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस चलती है, इससे फूड स्टमक में आता है। पेरिस्टाल्सिस बताया था ना, पीछे से कॉन्ट्रैक्शन फूड आगे, तो कॉन्ट्रैक्शन इसोफेगस में चलता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन इसोफेगस में चलता है, जिससे फूड स्टमक में पहुंचता है, तो पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं इसोफेगस में जो मूवमेंट होता है। जो म्यूकस स्टमक में प्रोडक्ट फ्रॉम एसिडिटी, म्यूकस इंटेस्टाइन में प्रोडक्ट फ्रॉम alkaline pH, pancreatic juice 7.4, पेनक्रेटिक जूस का जो पीएच होता है, चलो छोड़ दो इसको, पीएच हो गया 7.4 तो ब्लड का होता है। स्टमक के अंदर एसिड कहीं खत्म ना कर दे स्टमक को, म्यूकस प्रोडक्ट करता है। स्टमक में एसिडिटी से बचाता है म्यूकस, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन फ्लूइड से बचाता है म्यूकस। तो म्यूकस एसिडिटी कंडीशन में भी से बचाता है और अल्कलाइन कंडीशन से भी बचाता है। और म्यूकस लैट्रिन को चिपका के रखता है। म्यूकस हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ फेसिस, तो लैट्रिन चिपका होता है, म्यूकस की वजह से चिपका होता है। जो म्यूकस जो होता है लैट्रिन को चिपका देता है, और म्यूकस की हेल्प से इंटेस्टाइन डैमेज नहीं होगी, सॉफ्ट होता है ना म्यूकस। तो म्यूकस प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम इंटेस्टाइन, सॉरी डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के डैमेज को म्यूकस नहीं होने देता। इंटेस्टाइन म्यूकस लैट्रिन को कवर करेगा तो सॉफ्ट रहेगा, स्लिपरी रहेगा, जिससे फेसिस आगे जाएगा, इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होगा। जो एक डायग्राम छूट गए मेरे से, जो है लीवर और पेनक्रियाज का मैंने डक्ट वाला डायग्राम कराया, वो याद नहीं रखना, वो तो वैसे ही करना है, एनसीईआरटी वाला करना है। एनसीईआरटी में क्या है देखो, ये है डक्ट फ्रॉम लीवर, ये लीवर की, ये नहीं, ये है, ये लीवर से डक्ट आया। ये है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, एक तरफ से लीवर के डक्ट है, एक तरफ से गॉल ब्लैडर के डक्ट है।
दोनों जुड़ेंगे तो बनेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, लीवर से दो डक्ट आए, गाल ब्लैडर से डक्ट आया और जुड़ के बाइल डक्ट बन गए। ऊपर से लीवर से आए, इधर से गाल ब्लैडर से, ये बाइल डक्ट बन गए। इधर से ये पेनिट्रेटिंग डक्ट है और ये जुड़ जाएगा ऐसे। और ये नया डक्ट आया है, इसको बोलते हैं, ये डुडेनम में खुलेगा, हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट। ऐसे याद रखना ये डायग्राम, मैंने तो कई डक्ट करवाए थे उसमें जो है, लीवर की लोब भी दिखाई थी। ऐसा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, पहले लीवर से डक्ट आएगा, गाल ब्लैडर से डक्ट आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो बाइल डक्ट बनेगा। पैनक्रियाज का डक्ट, पैनक्रेटिक डक्ट और बाइल डक्ट जुड़ के हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट बन जाएगा। तो ये डायग्राम ऐसे करना है तुम्हारे को, ठीक है। अगला डायग्राम है इंटेस्टाइन की विलाई का। इंटेस्टाइन विलाई जो होती है ऐसे होती है, ऐसे। ये सेल है, इसमें ये सेल है, सेल है, ये सारी पूरे में सेल है ये। तो एनसीईआरटी का डायग्राम ऐसा आएगा, उसमें पूछा जाएगा ये पार्ट कौन कौन से। तो ये तो क्या है, विलाई है, ये है क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, विलाई है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन है। एग्जाम में ऐसे दिखाएगा, ऊपर विलाई दिखानी, इधर से क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन दिखानी, इधर से ऐसे ब्लड वेसल जाएंगी, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल जाएंगी। तो इसको बोलेंगे, एक तो दिखाना है आर्टरी, एक दिखाना है आर्टरी, एक दिखानी है वीन। एनसीईआरटी जो डायग्राम ढंग से देख लेना, उसमें से देख लेना कि बस पार्ट पार्ट याद रखना है जो है। तो एनसीईआरटी से ढंग से देखो इसको, कहां पे क्या है। फोल्ड विलाई, ये ग्लैंड एंजाइम बनाने वाली क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, आर्टरी वीन है और लैक्टेल है। और तुम मेरे को बताना फैट की ऑब्जर्वेशन मैंने करवाई या नहीं करवाई है, जो मेरे को पता नहीं फैट की ऑब्जर्वेशन करवाई या नहीं करवाई। फैट की ऑब्जर्वेशन होते ना मिसिल, चाइलोमाइक्रोन, तो मिसिल वाला टॉपिक, चाइलोमाइक्रोन वाला टॉपिक मैंने करवाया है या नहीं करवाया, मेरे को बताना जो। फिर मैं व्हाट्सएप पे ही जो है वॉइस मैसेज भेज के करा दूंगा जो है वो टॉपिक जो है फैट का ऑब्जर्वेशन का। बताना मेरे को फैट की ऑब्जर्वेशन हुई है या नहीं हुई है। तो ये इंटेस्टाइन की थी जो है ना, इंटेस्टाइन की विलाई वगैरह थी जो है। इसके अलावा सलाइवा में सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, क्लोराइड होती है, बाइकार्बोनेट होता है। सलाइवा या थूक में ये सारी चीजें होती है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, ठीक है। हेपेटिक ग्लोब्यूल और लीवर का जो वेट होता है 1.2 से 1.5 केजी होता है। 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में वजन होता है लीवर का। जो लीवर के अंदर ऐसे सेल दिखाई थी मैंने, जो सेल की पूरी फाइबर को, फाइबर ऑफ हेपेटोसाइट, ये लीवर की सेल है जिनको हेपेटिक साइकिल बोलते हैं, हेपेटोसाइट बोलते हैं। लीवर की जो सेल होती है, लीवर की जो सेल होती है उनको हेपेटोसाइट बोलते हैं, लीवर की सेल को। और हेपेटोसाइट के पूरे फाइबर को क्या बोलते हैं, हेपेटिक ग्लोब्यूल। बताया था मैंने लीवर के डायग्राम में, हेपेटोसाइट जो सेल है इसके पूरे फाइबर को हेपेटिक ग्लोब्यूल बोलते हैं, हेपेटिक ग्लोब्यूल। और लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हेपेटिक ग्लोब्यूल होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
ऑफ लीवर। लीवर की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कहलाती है हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल होता है लीवर की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके अलावा इसमें लीवर के हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? ऑर्गेनिजम्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं? हुकवर्म, पिनवर्म, राउंडवर्म, फ्लैटवर्म। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं, जो हुक जैसा होता है, हुकवर्म सेप हुक जैसी होगी। पिनवर्म पिक जैसा होता है, जिनको हिंदी में चुरने बोलते हैं। चुरने सुने होंगे नाम। जो बच्चे जो होते हैं एनएस के पास छोटे छोटे वो होते हैं, खुजली करता है तो पिनवर्म एनएस के अंदर होता है। और सबसे मोस्ट कॉमन वर्म भी पिनवर्म है, राउंड वर्म नहीं है। राउंड वर्म तो एस्करिस वगैरह को बोलते हैं। जो बच्चों को बड़े बड़े पेट में कीड़े पड़ते हैं उनको एस्करिस बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। जो उनके एनएस के पास छोटे छोटे वर्म होते हैं उनको पिनवर्म या थ्रेड वर्म भी बोलते हैं। फ्लैट वर्म में टेप वर्म वुमेन के अंदर मिलता है। तो ये सारे वर्म वुमेन के अंदर मिलते हैं। चलो, एनसीईआरटी के थे ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी की चीजें। अब क्या लें? डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया एलिमेंट्री कैनाल का। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स लेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेते हैं जो है, जो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज भी बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर जो होती है किन लोगों में होती है? कैसी कंपनी में काम करते हैं ये लोग जिसकी वजह से बीमारियां होती है? स्टोन ब्रेकिंग एंड स्टोन ग्राइंडिंग। पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री है, पत्थरों को पीसने वाली फैक्ट्री है, तो वहां पे जो मजदूर होंगे उनमें ये बीमारी होगी, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। और फाइबर ही फाइबर हो जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स में फाइबर जमा हो जाएगा तो लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी। लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी अगर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज जो है उसमें लंग्स में फाइबर इकट्ठे हो जाएगी। मास्क वगैरह पहनना चाहिए। जो डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूस हो जाता है, बीमारी से बचाने वाला सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जो हम बीमार ज्यादा पड़ने लग जाते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हुई है तो हम ज्यादा बीमार होंगे। जो ठीक है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है फ्रिक्शन को रोकता है। जो लंग्स फूलेगा ऐसे ऐसे तो उसमें फ्रिक्शन या घर्षण ना हो, उसमें प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकता है। जो ज्यादा कुछ इसमें बताया नहीं, एक एनसीईआरटी की लाइन है जो याद कर लेना। जो लंग फटे ऐसे जैसे मूव करेगा तो उसमें फ्रिक्शन ना हो, इसलिए प्लूरल फ्लूइड हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में 2-3 चीजें एनसीईआरटी ने अलग ली है जो मैंने करवाई थी उससे। जो क्या करना है मैंने बताया, एनसीईआरटी की चीजें हैं जो है ब्रीथिंग को रेगुलेशन में, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। मेडुला ओब्लोंगेटा पे स्पेशल एरिया होता है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं रिदमी सिटी सेंटर। ऑन मेडुला, ये ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। जो रेगुलेट ब्रीथिंग,
हम सांस कितना धीरे लेंगे या कितना तेज लेंगे ये मेडुला डिसाइड करता है। वोमिटिंग भी मेडुला कंट्रोल करता था। सांस भी हम कितने धीरे लेंगे या तेज लेंगे मेडुला अफेक्ट करेगा। उसमें स्पेशल एरिया है जो सांस को तेज या धीरे करने में हेल्प करेगा, उसका नाम है रिदमिसिटी सेंटर, और ये CO2 से अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय CO2। रिदमिसिटी सेंटर जो है CO2 से अफेक्ट होता है। और पोन्स वैरोली में जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ऑफ पोन्स वैरोली, न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर है रिदमी सेंटर को रोकता है, ये रोकता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो पोन्स का है वो रिदमिसिटी सेंटर को रोकता है। पोन्स का न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मेडुला के रिदमिसिटी सेंटर को रोकता है। तो ये इंस्पिरेशन कराता है रिदमिसिटी सेंटर, तो एक्सपिरेशन हो जाएगी, इंस्पिरेशन रुक जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगी। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मेडुला के रिदमिक सेंटर को रोकता है। रिदमिक सेंटर जो होता है वो इंस्पिरेशन ज्यादा करवाता है, तो ये इसको रोकेगा तो इंस्पिरेशन रुक जाएगी और एक्सपिरेशन हो जाएगी। दो बॉडी बताई थी मैंने, जो कैरोटिड बॉडी एंड अओर्टिक बॉडी। कैरोटिड बॉडी और अओर्टिक बॉडी कहां होती है? ये CO2 और pH से अफेक्ट होती है या हाइड्रोजन आयन से अफेक्ट होती है। दो बॉडी मैंने करवाई थी रेगुलेशन की ब्रीथिंग में, याद करना। जो ब्लड वेसल अओर्टा होता है उसके अंदर होता है अओर्टिक बॉडी, और एक ब्लड वेसल होती है कैरोटिड ब्लड वेसल, उसमें होती है कैरोटिड बॉडी। अओर्टा में अओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी एक और होती है, जो ये दोनों CO2 और हाइड्रोजन आयन से अफेक्ट होती है। तो ये एनसीईआरटी के छोटे छोटे डाटा है जो याद करने हैं जो तुम्हारे को, जो ठीक है। हंड्रेड ml ब्लड कितनी CO2 लंग्स को प्रोवाइड करता है? 100 ml ब्लड लंग्स के पास गया, 100 ml ब्लड ने कितनी CO2 लंग एल्वियोली को दी? तो बोलेंगे 4 ml प्रोवाइड। 100 ml ब्लड लंग एल्वियोली को 4 ml CO2 देगा। जो चलो ये भी हो गया। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? ब्रीथिंग रेट 12 से 16 बार होता है जो पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं जो, 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। तो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने की स्पीड है। अच्छा हाँ, हीमोग्लोबिन जो होता है Hb, इसको 4 लिख सकते हो। हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं और 4 आयरन होते हैं। जो हीमोग्लोबिन में 4 हीम 4 आयरन होते हैं जो, और ये 4 O2 जुड़ते हैं तो बन जाता है Hb4O8। एक हीमोग्लोबिन 4 O2 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, या 8 एटम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है। ये याद रख लेना। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स, उसके बाद 4 आयरन होते हैं। एक आयरन एक O2 से जुड़ेगा तो 4 आयरन 4 O2 से जुड़ेंगे। हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें 4 क्या होता है? हीमोग्लोबिन में 4 आयरन, एक आयरन एक O2 ट्रांसपोर्ट करेगा तो 4 आयरन 4 O2 ट्रांसपोर्ट करेंगे। मॉलिक्यूल्स 4 हैं लेकिन एटम 8 हो गए। जो ऐसे 8 नहीं हो गई, ये 4 मॉलिक्यूल्स है, ये 4 O2 के मॉलिक्यूल्स है। इनको मॉलिक्यूल को तोड़ दोगे तो एटम तो 8 हो गए ना। तो एक हीमोग्लोबिन 4 O2 और 8 एटम को ट्रांसपोर्ट करता है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये डिपेंड करता है थिकनेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड
एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जो लंग्स एल्वियोली में मेम्ब्रेन है जहां ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का जहां एक्सचेंज होता है वो डिपेंड करता है मेम्ब्रेन कितनी मोटी है, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में कितनी मेम्ब्रेन मोटी है। ज्यादा मोटी होगी तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा, पतली होगी तो हो जाएगा। थिकनेस पर डिपेंड करता है, सोल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। गैस अगर सोल्यूबल है तो आराम से एक्सचेंज हो जाएगी, जो और ड्राई कंडीशन है तो उसमें गैस का एक्सचेंज होना मुश्किल है। तो ये भी है। चलो ठीक है, इसके अलावा और क्या बच गया? हाँ, मैंने करवाई थी कितनी मेम्ब्रेन होती है लंग्स पे, लंग और ब्लड के बीच में कितनी मेम्ब्रेन बताई थी मैंने। जो ये लंग एल्वियोली है, ये ब्लड वेसल है। तो लंग एल्वियोली में ये सेल है, ये ब्लड वेसल में है सेल। पता है मैंने मेम्ब्रेन कराई थी 5। मैंने कहा था लंग एल्वियोली की मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन, दो तो ये होगी। दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। दोनों तरफ एक्सटेरियर टिश्यू है, दोनों तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब बीच में एक खाली जगह है। तो 5 मेम्ब्रेन बताई थी मैंने, जिसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं जो। लेकिन एनसीईआरटी ने 3 मेम्ब्रेन बोल ली है। कौन कौन सी? बोला 2 मेम्ब्रेन तो एक्सटेरियर टिश्यू होगी, लंग एल्वियोली का एक्सटेरियर टिश्यू, ब्लड वेसल का एक्सटेरियर टिश्यू, दो तो ये होगी। और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, दो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही मेम्ब्रेन माना है, और बीच वाला फ्लूइड को नहीं मेम्ब्रेन माना। दो तो एक्सटेरियर टिश्यू की होगी, लंग एल्वियोली का एक्सटेरियर टिश्यू और ब्लड वेसल का एक्सटेरियर टिश्यू। लंग एल्वियोली का एक्सटेरियर टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल का एक्सटेरियर टिश्यू, दो तो ये होगी। तीसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन को माना है, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक मेम्ब्रेन माना है, और बीच में फ्लूइड को काउंट नहीं किया जो। तो 3 मेम्ब्रेन ली है इसने। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो 3 होती है, लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में। जो 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैंने एक टॉपिक कराया था पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, कितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है, कितनी CO2 बाहर आती है। इसको मेजर कैसे करते हैं कि ऑक्सीजन गई है या CO2 आई है, इसको नापते कैसे? स्पायरोमीटर से। क्या करता है मेजर? गैस एक्सचेंज, मेजर अमाउंट ऑफ गैसेस, मेजर अमाउंट ऑफ गैसेस सीधा लिख लो, एक्सचेंज इन लंग विद एटमोस्फियर। लंग्स के साथ हम हवा बाहर से लंग्स में ले जा रहे हैं, लंग्स की बाहर आ रही है, इस हवा को नापता कौन है? स्पायरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो गैसीय एक्सचेंज को नापता है। जो ठीक है। थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर जो होती है एयर टाइट चैम्बर होती है। थोरेसिक चैम्बर, ये थोरैक्स है, इसके अंदर खाली जगह को थोरेसिक चैम्बर बोलेंगे। ये थोरैक्स है, इसमें खाली जगह को एयर टाइट थोरस, ये थोरैक्स है, थोरैक्स के अंदर खाली जगह को बोलेंगे थोरेसिक चैम्बर। ये बिल्कुल एयर टाइट है, इससे हवा नहीं होती है। जो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? ऊपर की तरफ स्टर्नम और रिब्स, रिब साइड में। तो वेंट्रल साइड में कौन क्या आता है इस चैम्बर में? वेंट्रल साइड में आगे स्टर्नम, लेटरल साइड में आगे रिब्स। ये वेंट्रल साइड में आगे स्टर्नम, लेटरल साइड में आगे रिब्स। पीछे की तरफ डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड में आगे बैकबोन, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जो हो गई। और नीचे की तरफ लोअर एंड पे डायफ्राम आता है। जो लोअर एंड पे डायफ्राम आता है।
तो कौन कौन सी चीज आती है इस थोरेसिक चैम्बर में? वेंट्रल में स्टर्नम, लेटरल में रिब्स, पीछे बैकबोन, नीचे डायफ्राम, ये सारे थोरेसिक चैम्बर में आती है। अच्छा, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है एक्सचेंज पार्ट। हवा जिधर जिधर की हवा जाती है उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, और जहां हवा का एक्सचेंज होता है उसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। लंग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, हवा जाने के लिए कंडक्टिंग पार्ट, हवा का एक्सचेंज होने में एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिव पार्ट ब्रोंकियोल तक होता है, अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, फ्रॉम नोस्ट्रिल। नाक का ये नोस्ट्रिल ले लो, नाक का ले लो नोस्ट्रिल, और लास्ट तक, नाक का नोस्ट्रिल और लास्ट तक, कहां तक? नाक का नोस्ट्रिल हो गया और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग पार्ट है, और टर्मिनल ब्रोंकियोल से लास्ट में एल्वियोली वगैरह है, वो एक्सचेंज पार्ट में आती है। यहां गैस का एक्सचेंज होता है, तो ये भी होता है। कार्टिलेज की रिंग जो होती है, कार्टिलेजस रिंग, कार्टिलेज की रिंग ट्रूमैन की बुक ने कहा है कि ब्रोंकाई तक होती, ब्रोंकियोल में नहीं होती जो, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि ब्रोंकियोल के कुछ पार्ट में, कुछ ब्रोंकियोल के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जो कुछ ब्रोंकियोल में कार्टिलेजिनस रिंग होती है। तो ये कुछ एनसीईआरटी की चीजें थी जो रह गई थी, जो है तो मैंने कंप्लीट कर दी है, जो है। अब बच गया तुम्हारा एलन की बुकलेट से बच गया ये टॉपिक, जो है एलन की बुकलेट से बच गया टॉपिक, और देखता हूं आगे कैसे कराता हूं, जो है। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी की चीजें यही कराऊंगा बस, जो ठीक है बेटा।